वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जेकेपीएससी यानी कि केएस का एग्जाम, यानी कि हमारे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिनको हम बोलते हैं, उनकी जो एग्ज़ाम है जो कि अब 10th ऑफ नवंबर 2024 को प्रीलिम्स है। यानी कि अगर हम राउंड ऑफ करके फिगर देखें तो अराउंड 50 डेज आर लेफ्ट फॉर योर मंजिल, यानी कि आपका वो जो रैंक लाने का, पेपर को क्लियर करने का जो सपना है, जो मंजिल आपने सोच रखी है, उसके लिए अब 50 दिन के आसपास यहाँ पर रह गए हैं, राइट। तो इस वीडियो में थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी आपको क्या कहती है उसके बारे में भी बताऊंगी, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी के लिए भी डिस्कस करेंगे, उन बच्चों के लिए जो अगले साल का पेपर देना चाहते हैं, आने वाले समय में पेपर देना चाहते हैं, अब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं व्हेन इट कम्स टू जेकेपीएससी, है ना। कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें जो है वो मेंशन करी गई हैं एंड इट हैज़ ऑलवेज बिन स्पेशल रिगार्डिंग जेके, राइट। जेएनके की जब हम बात करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ स्पेशल हमेशा रहती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गौर डालने की जरूरत है, बाकी चीज़ों की डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे सिंस एप्लीकेशन प्रोसेस आपको शुरू हो गया था 1 अगस्त 2024 को, और वो एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो गया 21 अगस्त 2024 को, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या हो रहा है, आपका जो डेट है 10 नवंबर 2024 की दी गई है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहाँ पे टेंटेटिव डेट को भी मेंशन किया गया है, ठीक है। इट मे बी अ टेंटेटिव डेट, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखकर चले तो हम 10 नवंबर को ही मानकर चल रहे हैं कि पेपर आपको होगा। पेपर शिफ्ट होता है आगे, वो आगे की बात है, बट अभी के हिसाब से हम क्या कह के चल रहे हैं कि 10 नवंबर को आपका प्री का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नए बच्चे हैं उनको नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कि 1 जनवरी 2024 का मिनिमम एंड मैक्सिमम एज का यहाँ पर बार लगा दिया गया है। इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पर थे। देन अब नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमें पता है कि देर इज़ अ कैटेगरी, है ना। कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, कैसे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड जाना है, पुलिस वाली साइड जाना है, आपको अकाउंटिंग में जाना है। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर अगर आप जेकेपीएससी की बात कर रहे हैं तो केएस के एग्जाम के अंदर आपके पास ग्रेड ए वाली सर्विसेज में यहाँ पे 3 बाइफिकेशंस हैं जिसके लिए पोस्ट निकाली गई हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, पुलिस सर्विसेज के लिए एंड अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखेंगे तो 90 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है केएस का फॉर द ईयर ऑफ 2024। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो कैटेगरीज में डिवीजन होते हैं, रिजर्वेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इंडिया के अंदर। तो ये ओएम वाला, अगेन मैंने आपको बोला ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच हैज़ बिन अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो स्पेशल ही रहती हैं फॉर जेएनके। तो ये ओएम, जनरली हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जनरल। तो ओएम मीन्स यहाँ पे ओपन मेरिट, यानी कि जनरल की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 36 टोटल सीट्स हैं व्हेन इट कम्स टू केएस का एग्जाम। देन शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 6 सीटें उनके लिए दी गई हैं। एसटी 1 एंड 2 टीयर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, 9 सीटें इनको एक बार में यहाँ पर दी गई हैं। टोटल अगर आप देखें तो 18 सीट्स दी गई हैं। देन ओबीसी की बात करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, 6 सीट्स। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स में रिजाइड करने वाले एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए 6 सीटें। आरबीए रीजनली बैकवर्ड एरिया जो भी अब डिफाइन किया गया है, ठीक है, एज पर सर्टन एक्ट्स फॉर जेएनके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 9 सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 9 सीट्स रिजर्व की गई हैं, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 90 सीट्स, राइट। तो यहाँ पे ये 90 सीटों के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसके लिए पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर मैं रिप्लाई भी करूंगी। देन कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर बिल्कुल कॉमन है। कुछ इंट्रिकेसीज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी जल्दी से। सबसे पहली चीज़ कि मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जेएनके, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जनरली जो अगर हम बाकी स्टेट्स के भी पेपर देखते हैं ना उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको सिर्फ रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, 10th में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल का इतना इशू यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। जनरली बाकी स्टेट्स के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अदर स्टेट्स के एग्जाम, बट जब जेएनके की बात की जा रही है आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। अब डोमिसाइल के लिए क्या है, अगर आपकी 10th का सर्टिफिकेट जेएनके से है, ठीक है, तो आप डोमिसाइल है, या आपका एड्रेस प्रूफ है, ठीक है, 15 साल से ज़्यादा आप रह रहे हैं किसी एरिया के अंदर, आपका डोमिसाइल बन जाता है, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है, तो इन दैट केस आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पहली कंडीशन। अब इसका क्या मतलब है कि कोई और स्टेट का यहाँ पे एस्पिरेंट आकर नहीं दे सकता पेपर व्हेन इट कम्स टू द केएस एग्जाम, ठीक है। सेकेंड एलिजिबिलिटी हमारे पास क्या है जो कि कॉमन रहती है सारे पेपरों के लिए, दैट इज ग्रेजुएशन, ठीक है। अब ग्रेजुएशन में भी जो लास्ट ईयर वाले या लास्ट सेमेस्टर वाले पर्टिकुलरली बच्चे हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि जो अब ग्रेजुएशन है आपकी वो मेन से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए।
ठीक है, कि मेंस जब तक हो आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री के सारे सेमेस्टर्स यहाँ पर खत्म हो जाने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मेंस में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मेंस में जब आप अपना डिटेल्ड फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने होते हैं, तो वहाँ पे प्रोविजनल कई बार लगा देते हैं, है ना। तो प्रोविजनल कब आएगा? जब आपने सेमेस्टर्स क्लियर किए होंगे। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे आपके मेंस से पहले पहले आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, बट जब मेन्स होगा जनवरी या फरवरी के आसपास, जब भी मेन्स होगा, तब तक आपका लास्ट सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपकी पूरी डिग्री जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन हमें कह रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एस्पिरेंट है बट वो MBBS कर रहा है, या मेडिकल एग्जामिनेशन कोई ऐसा है, ठीक है, जिसका वो हिस्सा है, जो या उस डिग्री का, इस प्रोग्राम का पार्ट है, एंड ड्यू टू एनी सो एंड सो रीजन उसकी अभी इंटर्नशिप खत्म नहीं हुई है और मेंस का एग्जाम आ गया है, तो उसे राहत दी जा सकती है, दी जाएगी। बट उसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर क्या है कि वो आपको जो एक्सटेंशन पीरियड मिला है प्रोविजनली, तो आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू ऑल्सो वो प्रोविजनल जो टाइम पीरियड या ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है, उसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेशन ला के देना पड़ेगा दैट ड्यू टू दिस एंड दिस रीजन कि आपका जो है एग्जामिनेशन जो है, आपकी इंटर्नशिप जो है वो डिले हो गई है, एंड इट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द इशुइंग अथॉरिटी देयर ओनली। ठीक है, जहाँ से आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, जहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पे वो टाइम पीरियड जो है, ग्रेस पीरियड लेने के लिए आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बैठ पाएंगे। एंड दिस इज ओनली इन रिगार्ड्स टू MBBS या मेडिकल के स्टूडेंट्स। ठीक है, वेराज जब जो अब प्रीलिम से पहले पहले या इवन की ऑल द वे मोर अगर बात करें, मेंस जो आपका है उस टाइम तक तो पक्का ही पक्का आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन एज पर 1 जनवरी 2024 आपकी एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो ओपन मेरिट वाले जितने भी बच्चे हैं वो नॉट बॉर्न आफ्टर एंड नॉट बॉर्न बिफोर, तो ओपन मेरिट की बात करें तो 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स है। ठीक है, ये तो कॉमन रहता है सभी के लिए। 21 साल से लेकर अगर आप ओपन मेरिट वाले हैं या ओपन या जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो 32 ईयर्स तक की आपकी एज एक्सीड नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 जनवरी 1992 से पहले पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, जनरल कैटेगरी के हैं तो। ठीक है, अगर आप 1 जनवरी 2003 के बाद पैदा हुए तो भी आप यहाँ पर नहीं माने जाएंगे एलिजिबल। सिमिलर तरीके से रिजर्व कैंडिडेचर एंड इन सर्विस कैटेगरीज, उनको 34 की ऑलरेडी एज लिमिट दी गई है। ठीक है, तो यही सेम क्राइटेरिया है कि अगर आप 1990 1 जनवरी से पहले पैदा हुए हैं तो आप किसी भी हालत में यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, या फिर अगर आप 1 जनवरी 2003 के बाद पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आप इन सर्विस में भी हो या आप रिजर्व कैटेगरी में भी हो। क्योंकि अब देखो ना, 1 जनवरी 2003 के बाद से भी 21 साल की उम्र जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि 1 जनवरी कंसिडर किया जा रहा है 2024 का। ठीक है, वही ड्यूरेशन के हिसाब से। देन फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स की बात करें, 35 ईयर्स की एज तक की लिमिट है। ठीक है, तो आप 1 जनवरी 1989 से पहले पैदा हुए होंगे तो इन एनी केस आपको यहाँ पर राहत नहीं दी जाएगी व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन फॉर एज। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि जो इन सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं उनको 2 साल की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2024 को, तभी ये 2 साल की रिलैक्सेशन जो है उनको दी जाएगी। एंड ऑथराइज कराया जाना चाहिए बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या आपके जितने भी जो भी सीनियर हैं उनके द्वारा लिखित में आप एप्लीकेशन जो है अटेस्टेड करवा कर वो भेजेंगे, तभी आपको ये 2 साल का जो 32 से 34 वाला जो 2 साल का गैप है ना, तभी आपको दिया जाएगा अगर आप सर्विसेज में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन ये चीज़ आपको कह रही है। देन अब आपको पता ही है कि प्री एंड मेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा पेपर जो है वो डिवाइडेड रहता है 3 पार्ट्स में, है ना। प्रीलिम्स है, मेंस है, एंड देन हमारे पास क्या है, इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। प्री की जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो आपके 2 पेपर होते हैं, GS एंड CSAT के, उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। यहाँ पे प्री के एग्जाम की सबसे पहले हम बात करते हैं। जो नोटिफिकेशन आपको बता रही है कि 200 नंबर के 2 पेपर होंगे आपके, जो कि 10 नवंबर 2024 को होने वाले हैं। पहले आपका GS का पेपर होगा, फिर CSAT का पेपर होगा। तो दोनों ही पेपर में एक कॉमनैलिटी रहेगी कि 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका कोई भी अगर आप सही मार्क्स जो है सही 100 नंबर होंगे, ठीक है, देन 100 क्वेश्चंस होंगे इन दैट केस फॉर विद रिस्पेक्ट टू GS, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू
द जीएस पोर्शन ऑल्सो आपका सिर्फ और सिर्फ जीएस का जो मार्क्स हैं वो आपको क्वालिफाई कराएंगे फॉर मेंस, बट जो सीसैट है उसमें आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है पेपर। 33% मार्क्स जो आपको लेकर आने यहाँ पर ज़रूरी है, ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे जीएस और सीसैट के लिए भी। अगर सही मार्क्स लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको नंबर मिलते हैं, अगर आप गलत करते हैं आंसर तो 0.33% जो है यहाँ पर आपका, यानी कि 1/3 की जब हम बात करते हैं वो मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे आपके। वेराज अगर आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई मार्क नहीं कटेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, वेराज एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स लिखते हैं एंड दोनों में से कोई एक आंसर अगर आप OMR पे आंसर मार्क करते हैं और वो दोनों में से कोई एक आंसर अगर करेक्ट भी होता है तो इन दैट केस ऑल्सो आपके मार्क्स यहाँ पर कटेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट कि वो प्री के दोनों पेपर्स में यहाँ पर अटेम्प्ट करे। ये नहीं है कि जीएस का पेपर दे दिया तो सीसैट का नहीं दिया तो हम पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों पेपर्स में बैठना ज़रूरी है। एंड इन केस अगर आप दोनों में से कोई एक पेपर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं कि सीसैट का पेपर दे दिया या जीएस का पेपर दे दिया तो आपको वो अटेम्प्ट भी माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही छोड़ देते हैं, पेपर नहीं दे पा रहे हैं किसी रीजन से या नहीं देना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको वो अटेम्प्ट काउंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप एक भी पेपर में बैठते हैं तो वो अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। देन यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की थोड़ी ओवरव्यू दे देती हूँ। मेंस की जब नोटिफिकेशन आएगी उसको डिटेल में बताऊंगी। तो टोटल आपके 8 पेपर होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे 8 पेपर्स आपके, ठीक है, जिसमें ऐसे टाइप पेपर है, लिखत में आपको लिखना होता है, सारा का सारा डिटेल में आंसर्स देने होते हैं, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स 1 एंड सो फोर्थ आपका इतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेंस का इन डिटेल में आपको बता देती हूँ कि पहले आपका इंग्लिश का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। 25% मार्क्स एटलीस्ट आपके इंग्लिश में आने चाहिए, तभी आपके मेंस के बाकी पेपर चेक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, एसए का पेपर है 250 नंबर का, जीएस का पेपर है 250 नंबर का, जीएस 1 एंड 2 देन 250 मार्क्स का, 3 भी 250 का। देन ऑप्शनल्स की तक भी अगर हम बात करते हैं, सारे ही पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ के 250 नंबर के रहेंगे। टोटल 1750 आपके बनते हैं, इंटरव्यू के मिला के 250। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे ये 2 कंपोनेंट्स बेसिकली लगा के हिंदी को अगर आप हटाते हैं, ठीक है, तो आपका टोटल जो आता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू सी बात है। अगर मैं मेंस का सिलेबस पढ़ाने बैठ गई, ये बताने बैठ गई, तो ये वीडियो का पर्पस खत्म हो जाएगा बेसिकली। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो ओपन मेरिट वाले जितने बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चे हैं, उनको यहाँ पर 6 अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड है। देन अगर आप कैटेगरी से हैं, अगर आप SC हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर आप OBC हैं तो वो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 9 आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप OBC यानी कि 9 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया से हैं या रीजनली बैकवर्ड एरिया से हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके तब भी 9 ही माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी से हैं तो जो आपके 6 थे वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो 9 कर दिए जाएंगे। बाकियों के ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वो सेम ही रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर जनरली मोर, है ना, फॉर अदर कैटेगरीज अदर दैन द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इन दैट केस अटेम्प्ट एट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट ऑफ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक पेपर में अगर आप बैठते हैं तो वो अटेम्प्ट माना जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन अब प्री के एग्जामिनेशन का जो हमारे पास सिलेबस है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब करंट अफेयर्स, एंड मोर ओवर करंट अफेयर्स की जगह इसको हम कंटेम्प्रेरी अफेयर्स मान के चल सकते हैं। हिस्ट्री वाला पोर्शन है एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगी क्यों। देन इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जोग्राफी। देन पॉलिटी की बात आती है, गवर्नेंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, एंड राइट्स हैं, राइट्स के लेकर इशू क्या क्या है, एटसेट्रा। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी की बात हो रही है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन जनरल इशूज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज, एंड दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, मैं बताऊंगी कैसे। और जनरल साइंस, इसके अलावा JNK रिलेटेड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू CSAT तो ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग आपकी ग्रामर चेक की जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमरोलॉजी यहाँ पर 10th लेवल तक की यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, पेपर 2 जो है कंबाइंड, जो हमारे KS का पेपर है, प्री का पेपर है, क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स आपको लेकर आने जरूरी हैं, एंड दोनों ही पेपर्स में आपको यहाँ पे
अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो लास्ट के पिछले 3 साल के पेपर मैंने उठा के यहाँ पे देखे। फर्स्ट जो अगर देखें तो 2023 का पेपर हो गया, देन 2022 का पेपर हो गया, 2021 का पेपर हो गया, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2021 के पेपर में अगर आप देखेंगे ना, 1 लाइनर क्वेश्चन थे। 2022 का पेपर आप देखेंगे तो 1 लाइनर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म होकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। 2023 की अगर आप बात करेंगे तो वो 1 लाइनर्स तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे आपके स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गए। एंड उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हुई, स्टेटमेंट बेस्ड के साथ साथ हाउ मैनी वाले क्वेश्चन जो हैं वो पुट कर दिए गए। तो अब मेरे अकॉर्डिंगली ये टिप आपको मैं बता रही हूँ कि 2024 का जो प्रीलिम्स है ना, उसको आप देखिएगा कि उसके अंदर जो हाउ मैनी वाले क्वेश्चंस है ना, उसकी बहुत ज़्यादा जो नंबर है उस क्वेश्चंस का, अगर 100 सवाल है ना आपके प्री के जीएस के अंदर, तो 100 में से एटलीस्ट 20 से 25 सवाल ऐसे होने वाले जो हाउ मेनी वाले होंगे। दैट इज़ माई हंच, ठीक है। क्योंकि पैटर्न जो है आपको धीरे धीरे ऐसे ही चेंज हो रहा है, क्योंकि सिलेबस 2018 के बाद बिल्कुल सेम रहा, ठीक है। उसके बाद भी जो 2024 का पेपर आने वाला है वो अब यूपीएससी की वही पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो 2024 वाले में हाउ मेनी वाली स्टेटमेंट्स के ऊपर स्पेशल फोकस रखना। पहली चीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, हाउ मेनी वाले के ऊपर ध्यान रखना। तो जब भी कोई भी बच्चा होता है ना विच और हाउ मेनी में पक्का ही पक्का कंफ्यूज होता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी चीज, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू फोकस ऑन, जो कि पिछले 3 से 4 साल के पेपर में मैंने एनालाइज किया है, तभी मैंने आपको बोला कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टार मार्क कीजिए। अब हिस्ट्री की भी बात करेंगे तो बताऊंगी, ठीक है। पॉलिटी की बात करते हैं सब्जेक्ट में, तो अब पेपर के हिसाब से जितने भी एक्ट्स, बिल्स, आपका फ्लैग कोड वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। जो कि अब 2023 में आपसे पूछा गया, बट 2022 में न्यूज़ में था, ठीक है, स्टार्टिंग में 2021 के एंड में न्यूज़ में था। तो जितने भी ये एक्ट्स, अब तो जेएनके को लेकर स्पेशल एक्ट्स भी पास किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग या बहुत सारे आप देखेंगे कि इंडिया के जो क्रिमिनल लॉज के अंदर चेंजेस आए हैं, उस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने पक्का ही पक्का लाजमी है। किसी ना किसी लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड डेफिनेटली आता है। ये पेपर का पैटर्न हमेशा से ही रहा है। देन लॉज के अलावा जो स्कीम्स चल रही हैं हमारी, एंड स्टैटिक पोर्शन में स्पेशली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की, शेड्यूल्स की, पार्ट्स की, तो ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसको पक्का ही पक्का नज़र मारकर चलना। देन ज्योग्राफी की बात करें, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे हमेशा वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं स्पेशली। देन आपको कोपन क्लाइमेट की कोपन क्लासिफिकेशन पूछी गई थी एक पेपर के अंदर 2 साल पहले, ठीक है। तो उसका थोड़ा एडवांस वर्जन आप लेकर चलिएगा कि कोपन क्लासिफिकेशन का एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, तो बताना अगर आपसे पूछा जाए। तो यही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ईजिली मार्क्स लेने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आप जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ऐसे सवाल होते हैं जो आपको ईजिली मार्क्स दिला सकते हैं एंड पेपर भी क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं जनरली बच्चों के गलत ही होते हैं। एंड उसके ऊपर अगर मेरा हंस सही निकलता है कि हाउ मेनी वाले जो क्वेश्चंस अगर आ गए तो इट विल बी अ बिग डिजास्टर, अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो, ठीक है। तो मैं पहले से ही आगाह कर रही हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान में लेकर चलना है इन चीज़ों को। देन डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ कि पैटर्न दे दिया गया था आपको कि कौन सी तरह की सेटलमेंट है ना। लास्ट 2023 वाला पेपर था, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपसे अर्थ के क्रस्ट की लेयर्स पूछ ली गई थी। तो ऐसे ऐसे सवाल आते ही जा रहे हैं ज्योग्राफी को लेकर। हो सकता है कि अब आपसे लेयर्स के बारे में भी पूछा जाए, ठीक है। कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन था, हमें को याद आ रहा है, वो मैंने देखा पेपर के अंदर, है ना। तो कौन सा डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया गया है वो पढ़ना ही पढ़ना। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, उसको आप रिवाइज कीजिए। एंड उसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए भी आपको मैप्स यहाँ पर पता होने चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका सिलेबस का पार्ट है, तो आपको मैप्स में ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, जो भी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट याद होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ग्रीनविच कहाँ से पास हो रही है, कितनी कंट्री से पास हो रही है, साउथ से नॉर्थ अगर आप उसको अरेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें ऐसी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करें तो करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा योगदान एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की जब हम बात करें, क्लाइमेट चेंज है, स्पेशली आपका सिलेबस का पार्ट है। एनवायरनमेंट का क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन इतना बड़ा हो जाता है कि जिस वजह से अब कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है ना एनवायरनमेंट के अंदर, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। देन हमारे पास फॉरेस्ट सर्विस के लिए रिपोर्ट आती हैं, स्टेटमेंट्स उससे भी बहुत ज़्यादा निकल सकती हैं। देन करंट अफेयर्स तो पक्का याद रखना, एंड एग्जाम्पल्स आर अ मस्ट व्हेन इट कम्स टू केएस का पेपर एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्शन, क्योंकि 3 साल के पेपर में आपसे अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछ लिए गए हैं। देन साइंस में बेसिक साइंसेस
पक्का ही पढ़ के जाइए। एनसीईआरटीज़ को यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कीजिए। देन करंट अफेयर्स की जब हम बात करें तो कौन सा मिसाइल, कौन सी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आजकल यानी कि यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो साइंस के लिए आप वो कॉमन सिलेबस को लेकर चल सकते हैं। देन हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट ज़्यादा पूछी गई है, आपसे मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछी गई है। तभी मैंने आपको कहा था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के से पहले यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के टाइम से लेकर एंड तक हमारे पास जितने भी सत्याग्रह हुए, जितने भी मूवमेंट हुए, कौन सा बिल पास हुआ, कौन सा अकॉर्ड कब साइन हुआ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड इन डिटेल अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी, अब आपसे चार्टर एक्ट के बारे में किसी भी पूछ लिया जाए, कोई भी अकॉर्ड हुआ है, कोई भी पैक्ट साइन हुआ है, तो उसकी डिटेल स्टेटमेंट में आपको दे दी जाती हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा मॉडर्न हिस्ट्री के वो कौन से सेक्शन भी नहीं, कौन सा पार्ट का हिस्सा है, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टर्म्स। ठीक है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स यूज करके आपसे पूछ लिया जाता है इसका मीनिंग क्या है। मैच द फॉलोइंग में उसको डाल दिया जाता है। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग थे। ठीक है, या फिर जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं उसके रिगार्डिंग थे। मिडीवल हिस्ट्री में मैं बात करूं वही मैच द फॉलोइंग और वो नेम्स आपको दे दिए गए थे। सूफी सेंट ऑफ मिडीवल एरा। ठीक है, तो सूफिज्म भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से सूफिज्म फॉर मिडीवल एरा, तो वो चीज़ याद रखना जो सवाल आपसे पूछा गया था। नहीं याद है तो पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, आईआर की बात करते हैं। आईआर का पोर्शन 2 यहाँ पे मेंशन नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, बट वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का पार्ट है। क्वेश्चन आपसे G20 पे भी पूछ लिया गया था। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर कौन सी कंट्री का किसके साथ क्या पैक्ट हुआ, क्या ट्रीटी है, थोड़ा सा उसको यहाँ पे ओवरव्यू लेकर चलना। कौन सी मीटिंग है, कौन सी समिट है, कौन सी जगह पे हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलना। माई ओनली मोटिव फॉर दिस वीडियो वॉज कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ कि हो सकता है कि आपको ये बेटर तरीके से लास्ट 50 दिन में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जो है एक मौका दे सके। क्या क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा और करनी चाहिए ताकि आप ये पेपर इजीली क्लियर कर पाएँ। ठीक है, 90 पोस्ट हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट हैं, बट स्टिल आप ये चीज़ कंसिडर कीजिए कि पेपर आया है, पेपर देना है तो बहुत अच्छे से देना है। बट एट दी एंड अगर आप देखें तो हैं तो वो 90 पोस्ट ही जो फुलफिल होंगी या जो भर्ती होंगी। ठीक है, बट उससे डिसहार्ट नहीं होना है, अभी पूरी जान लगानी है, मेहनत लगानी है। सो इन दैट केस इफ़ यू आर रेडी टू डू सो, हमारे पास वो भी ऑप्शन आपके पास आपके लिए है। ठीक है, तो JKPSC के जो बच्चे हैं अब एनरोल होना चाहते हैं फॉर प्री एंड मेंस बोथ, तो जो प्राइस है हमने कोर्सेज के वो ऑलरेडी लोअर कर दिए हैं बाय 25%। तो जो हमारा मंजिल बैच है उसमें आपको कंटेंट के लेक्चर्स मिल रहे हैं फॉर जनरल स्टडीज़ ऑल्सो एंड JK स्पेसिफिक जो कंटेंट है आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है। डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है। सब्जेक्ट वाइज आपको या फिर आप कह सकते हो करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, JNK स्पेसिफिक भी, एंड उसके अलावा अगर आप कहें नॉर्मल आपके नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स भी बहुत बारीकी से ये करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। प्रैक्टिस MCQs आपको प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं ऑलरेडी इन दैट फॉर्मेट जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हाउ मेनी, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न के लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं। एंड PYQs जो है प्रीलिम्स के आपको मिलेंगे, मेंस के भी आपको मिलेंगे, PDFs आपको दे दी गई हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है कि आप प्री के पिछले 3 साल के पेपर्स में एटलीस्ट उठाकर देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या रेलेवेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आप बैच में एनरोल होते हैं तो आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे जब भी आपको कोई डाउट लगे आप मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, तो उसका आपको आंसर भी, आपकी जो क्वेरी है उसको ईजिली रिजॉल्व किया जाएगा। एंड कोई भी स्टिल आपको इशू लगता है, परसिस्ट कर रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com एंड ऑल दिस इज अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ ₹7499 एंड दिस इज फॉर जनरल स्टडीज ओनली। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ JNK स्पेसिफिक कंटेंट है, UPSC की तैयारी करते करते मेजर चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं बट JNK वाला पोर्शन अभी तक तैयार नहीं किया है, तो वी हैव अ सेपरेट सोल्यूशन फॉर यू एज वेल, जहाँ पे हम GK क्रैश कोर्स लेकर आए हैं विद रिस्पेक्ट टू JNK जनरल स्टडीज ओनली, जहाँ पे आपको जनरल स्टडीज के लेक्चर्स अलॉन्ग विद PDFs दिए जा रहे हैं। JNK स्पेसिफिक करंट अफेयर्स 2023 ऑनवर्ड्स फॉर जनवरी। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको ये करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। देन 3 इयर्स के आपके सॉल्व्ड PYQs की PDF आपको दी जा रही है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹2500 ओनली, राइट। तो 2500 रुपीज़ के अंदर आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें दी जाएंगी। कोई क्वेरी हो अगेन यू कैन कॉल अस एट द गिवन नंबर 1800-890-3043 या फिर आप sleepy.classes
@gmail.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट चाहते हैं हमारी तरफ से हो, उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वील गेट बैक टू यू। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।